स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। हिस्ट्री से मैं 15 MCQ का वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोनागमन बुद्ध का उल्लेख किस में किया गया है? ऑप्शन ए बुद्ध वंश, ऑप्शन बी महावस्तु, ऑप्शन सी मध्यम निकाय, ऑप्शन डी अशोक के अभिलेख। ऑप्शन 1 में है ABC, 2 में है AB, 3 में है A, 4 में है ABCD। राइट आंसर है 4 नंबर। बौद्ध धर्म के अनुसार कोनागमन बुद्ध या कनक मुनि बुद्ध का उल्लेख मुख्य रूप से बुद्ध वंश ग्रंथ के अध्याय 23 में मिलता है। बुद्ध वंश खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से पूर्व के पूर्ववर्ती बुद्ध का वर्णन है। कनक मुनि का उल्लेख महावस्तु, मध्यम निकाय, अशोक के निगाली सागर अभिलेख इत्यादि में किया गया है। वे गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती बुद्ध में से एक माने जाते हैं। महावस्तु ग्रंथ में कनक मुनि को कोनाक मुनि या कोनाकमन के नाम से वर्णन किया गया है। मध्यम निकाय पाली ग्रंथ में भी पूर्ववर्ती बुद्ध के रूप में इनका उल्लेख है। महाविभाषा कनिष्क के समय की रचित ग्रंथ है जिसमें कनक मुनि का भी वर्णन किया गया है। सन्मत पासादिका यह एक विनय पिटक का भाग है जिसमें कनक मुनि की कहानी का उल्लेख है। अशोक के निगाली सागर अभिलेख में नेपाल के निगाली सागर में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ अभिलेख में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का उल्लेख है जिसे अशोक ने अपने शासनकाल में बड़ा करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मूर्ति शिल्प नक्काशी किए हुए लाल पत्थर के मनके गुर्दे आकार के हड्डी के जराऊ काम निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए तेल अस्मार, ऑप्शन बी सुमेर, ऑप्शन डी मेलुआ, ऑप्शन डी रीस। राइट आंसर ऑप्शन ए तेल अस्मार। मेसोपोटामिया के तेल अस्मार स्थल से हड़प्पा कालीन मूर्ति शिल्प नक्काशी किए हुए लाल पत्थर के मनके और गुर्दे आकार के हड्डी के जराऊ काम वाली प्राप्त हुई है, जो प्राचीन भारत और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध का प्रमाण देता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में नक्काशी लाल पत्थर के मनके और गुर्दे आकार की हड्डी के जराऊ काम के अवशेष मुख्य रूप से चन्हूदरों और लोथल से पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग और मगध जैसे पूर्वी क्षेत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। राइट आंसर ऑप्शन सी अथर्ववेद। अंग और मगध जैसे पूर्वी क्षेत्र का सर्वप्रथम और प्रमुख उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध और अंग के लोगों को गैर वैदिक या आर्यों के पूर्व के क्षेत्र की जनजाति के रूप में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में मगध को कीकट नाम से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हों के अनुसार मिनांडर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बैक्ट्रिया, ऑप्शन बी कलसीग्राम, ऑप्शन सी पार्थिया, ऑप्शन डी सियालकोट। राइट आंसर ऑप्शन बी कलसीग्राम। मिलिंद पन्हों के अनुसार यवन राजा मिनांडर का जन्म अलासा या अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान के पास कालसीग्राम या कलसी नामक गांव में हुआ था। अलासा जो वर्तमान में अफगानिस्तान में बगराम के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेख में पटवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए गिरनार के लेख में, ऑप्शन बी इंदौर के लेख में, ऑप्शन सी कौशाम्बी के लेख में, ऑप्शन डी मंदसौर के लेख में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मंदसौर के लेख में। पटवाय श्रेणी रेशम बुनकर के श्रेणी थे जिनका उल्लेख गुप्त शासक कुमार गुप्त के प्रथम के मंदसौर अभिलेख 10 पूर्व में मिलता है। यह अभिलेख 5वीं शताब्दी की है जिसकी रचना वत्स भट्ट द्वारा की गई थी। यह लेख रेशम बुनकर द्वारा एक सूर्य मंदिर के निर्माण की स्मृति में लिखा गया था, यह जिसके में कुमार गुप्त प्रथम के काल की प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुगल शासक लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा शुरुआत किए थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन ए शाहजहां। मुगल शासक के द्वारा लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा, जिसे इजारा प्रथा भी कहा जाता था, इसकी शुरुआत मुख्य रूप से शाहजहां के शासनकाल में की गई थी। इससे पहले भी यह प्रथा छिटपुट रूप में शुरू थी। शाहजहां काल में यह विशेष रूप से दक्षिण भारत में लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। यह व्यवस्था औरंगजेब के शासनकाल में अधिक विकसित और व्यापक रूप से फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के समय जरीबाना और मुंहशिलाना नामक कर कितना प्रतिशत लिया जाता था? ऑप्शन ए 5% और 10%, ऑप्शन बी 10% और 20%, ऑप्शन सी 2.5% और 5%, ऑप्शन डी 2.5% और 10%। राइट आंसर ऑप्शन सी 2.5% और 5%। शेरशाह सूरी के समय भूमि माप और राजस्व प्रणाली के तहत किसानों के अतिरिक्त कर के रूप में जरीबाना और मुंहशिलाना कर लिया जाता था। जरीबाना 2.5% और मुंहशिलाना 5% कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक ए सलातीन अफगाना नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी अहमद यादगार, ऑप्शन सी मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन डी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। राइट आंसर ऑप्शन बी अहमद यादगार। तारिक ए सलातीन ए अफगान या तारिक ए शाही पुस्तक के लेखक अहमद यादगार, जो मुगल काल के एक लेखक थे। इस पुस्तक में भारत के अफगान सुल्तान का इतिहास है। भारत के अफगान सुल्तान का इसमें इतिहास है और बहलोल लोदी से लेकर हुमायूं के शासनकाल और अकबर के दिल्ली प्रवेश तक का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य ग्रंथ का भारतीय की सहायता से निम्नलिखित में किसने अरबी अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अल यूसुफ, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी अल फजारी। राइट आंसर ऑप्शन डी अल फजारी। ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खादक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद अब्बासी खलीफा अल मंसूर के शासनकाल में 754 से 775 के दौरान इब्न इब्राहिम अल फजारी द्वारा किया गया था। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद सिंध हिंद नाम से किया गया है और खंड खादक का अनुवाद अराखंड के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अरब द्वारा सिंध विजय को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में उपकथा और एक परिणाम शून्य विजय के रूप में वर्णित किए हैं? ऑप्शन ए स्टेनले लेनपुल, ऑप्शन बी आर.सी. त्रिपाठी, ऑप्शन सी विसेंट स्मिथ, ऑप्शन डी हेग। राइट आंसर ऑप्शन ए स्टेनले लेनपुल। स्टेनले लेनपुल ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किए गए अरब की सिंध विजय को भारत और इस्लाम के इतिहास में केवल एक उपकथा और एक ऐसी जीत के रूप में वर्णन किए हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अरबों की विजय केवल सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रही। वे भारत के अतिरिक्त भाग में विस्तार नहीं कर सके। इस विजय से भारत की कोई अस्थायी अरब साम्राज्य स्थापित नहीं हुई। कासिम के वापसी जाने के बाद अरबों की स्थिति में और गिरावट आई। इस कारण लेनपुल ने यह कथन कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय होलकर वंश का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए तुलसाबाई, ऑप्शन बी मल्हारराव होलकर, ऑप्शन सी यशवंतराव होलकर, ऑप्शन डी अहिल्याबाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसाबाई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय होलकर वंश के राजा मल्हारराव होलकर द्वितीय थे, किंतु वह नाबालिग थे। इस कारण उनकी माता तुलसाबाई होलकर के हाथों में राज का शासन व्यवस्था था, जो मल्हारराव होलकर द्वितीय की संरक्षिका थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 19 दिसंबर 1817 में तुलसाबाई की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने होलकर की सेना को 21 दिसंबर 1817 को महिदपुर के युद्ध में हराकर जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष बर्मा ने फ्रांस में से एक व्यापारी संधि की थी? ऑप्शन ए 1865 और 1883, ऑप्शन बी 1870, 1875, ऑप्शन सी 1873 और 1885, ऑप्शन डी 1874 और 1880। राइट आंसर ऑप्शन सी 1873, 1885। ब्रिटिश काल के दौरान बर्मा ने फ्रांस के साथ मुख्य रूप से व्यापारिक संधि 1873 और 1885 में किए थे। 24 जनवरी 1873 में बर्मा के राजा मिंडोन के शासनकाल में बर्मा फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रभाव को कम करना और यूरोप के साथ सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। 15 जनवरी 1885 में बर्मा के राजा थीवा के समय फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि हस्ताक्षर हुए। दूसरी व्यापारिक संधि हस्ताक्षर हुई जिसमें मंडाले से बर्मा की उत्तरी सीमा तक रेलवे के लिए रियायतें शामिल थी। इन संधि से ऊपरी बर्मा में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ रहे थे, जिसके कारण इसी फ्रेंच संधि को बहाना बनाकर अंग्रेज ने 1885 में तीसरी आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू की और बर्मा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1841 ईस्वी में अफगान से एक संधि की गई। अंग्रेज और अफगान के बीच संधि हुई थी। इसके शर्त क्या थे? ऑप्शन ए, ब्रिटिश सेना को अपने गोला बारूद हथियार अफगान सेना को सौंपना होगा। ऑप्शन बी, अंग्रेज अतिशीघ्र अफगानिस्तान से चले जाएंगे। ऑप्शन सी, दोस्त मोहम्मद तथा अन्य सभी अफगान कैदियों को अंग्रेज छोड़ देंगे। ऑप्शन डी, शाह शुजा पेंशन लेकर अफगानिस्तान में रहेंगे। तो एक में है ए बी सी, 2 में ए, 3 में ए बी, 4 में ए बी सी डी। तो राइट आंसर 4 नंबर है, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल कार्यहीनता की नीति किस गवर्नर जनरल के बनने के साथ ही खत्म हो गई थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी, डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन ए। कुशल कार्यहीनता की नीति लिटन के गवर्नर जनरल बनने के साथ समाप्त हो गई। लॉर्ड लिटन भारत आते ही अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक अग्रगामी नीति अपनाई। इससे पहले जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक यह कुशल आक्रामकता की नीति चली थी। जॉन लॉरेंस द्वारा इसे शुरू की गई माना जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गए हैं। उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भूल नहीं सकेगा। निम्न में से यह किसकी कथन है? ऑप्शन ए, मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी, जॉर्ज विलियम्स, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, मुजीबुर रहमान। यह कथन बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की थी, जो 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सशस्त्र बल की सहायता से बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद और मुक्ति संग्राम के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश को अटूट सहायता, शरणार्थियों की देखभाल और बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण कहे थे। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।